मूवी की शुरुआत 1999 में ब्रुकलिन के एक छोटे से अपार्टमेंट से होती है, जहां एक छोटी बच्ची रोसारियो के फर्स्ट कम्युनियन की पार्टी मनाई जा रही होती है। सब खुश दिख रहे होते हैं, लेकिन रोसारियो खोई खोई सी खिड़की से बाहर कुछ देख रही होती है। तभी उसकी माँ एलेना वहां आकर खिड़की बंद कर देती है और उसे काम के वक्त सपने मत देखो कहकर डिनर से पहले साथ में प्रार्थना करने के लिए उसके पिता और नानी को बुलाकर लाने कहती है। एलेना की तबीयत थोड़ी खराब भी लग रही होती है, इसलिए रोसारियो के पिता ऑस्कर किचन में बाकी मेहमानों के साथ खाना तैयार करने में मदद कर रहे होते हैं। वह रोसारियो से वादा करते हैं कि उसे अपनी जिंदगी में उतनी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ेंगी जितनी उसके माता पिता ने झेली हैं, और उसके सारे सपने भी पूरे होंगे। उसके बाद रोसारियो अपनी नानी ग्रिसेल्डा को ढूंढते हुए उनके कमरे में पहुंचती है, जहां फर्श पर मिट्टी गिरी होती है और उसे एक अलमारी के सामने फर्श पर रेंगते हुए कुछ घिनौने से कीड़े दिखते हैं। साथ ही एक कपड़े पर खून भी लगा होता है। रोसारियो डरकर दूसरी ओर जाने लगती है। तभी चुपके से उसकी नानी उसी अलमारी के अंदर से बाहर निकलती है और दूसरी ओर से घूमकर रोसारियो के सामने आ जाती है। रोसारियो डरती हुई उन्हें साथ में प्रार्थना करने के लिए चलने कहती है, लेकिन उसकी नानी कहती है कि वह किसी और चीज की पूजा करती है। तभी रोसारियो अपनी नानी के हाथों में खून लगा देखती है, लेकिन वह अपना हाथ छुपाती हुई रोसारियो को वहां से चले जाने के लिए कहती है। रोसारियो को यह सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वह आकर सबके साथ प्रार्थना करने लगती है, और जब सबकी आंखें बंद होती हैं तो उसकी नानी भी वहां आती है और बिना प्रार्थना में शामिल हुए डरावनी सी सामने खड़ी हो जाती है। रोसारियो भी उन्हें देखकर डरने लगती है और कुछ ही पलों में टेबल पर रखी सारी कैंडल्स भी अपने आप बुझ जाती हैं, जैसे वहां कोई और शक्ति भी मौजूद हो। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है, जहां रोसारियो अब बड़ी हो चुकी है और मैनहट्टन में एक सफल स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन अब उसने अपनी नानी से दूरियां बना ली हैं और उसका संपर्क अब सिर्फ उसके पिता तक ही सीमित है, जिनसे वह कभी कभी डिनर पर मिलती भी रहती है। ऑफिस पहुंचने पर वहां शहर में आने वाले एक बर्फीले तूफान की न्यूज़ चल रही होती है और लोगों को घरों में रहने की चेतावनी भी दी जा रही होती है। इसलिए रोसारियो भी जल्दी से अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बर्फ की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए वह मेट्रो से घर जाने का फैसला करती है। तभी उसे उसकी नानी के नंबर से कॉल आता है, और जब वहां कॉल उठाती है तो कॉल पर उसकी नानी की बिल्डिंग का मैनेजर मार्टी होता है, जो रोसारियो को उसकी नानी की मौत की खबर देता है और तूफानी रात में उनकी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाने में असमर्थता जताता है। वह कहता है कि अगर उनका कोई रिश्तेदार यहाँ आ जाता तो बॉडी की देखभाल और बाकी कागजी कार्रवाई में भी सुविधा होती। रोसारियो अपनी नानी के पास जाने का फैसला करती है और उदास होकर अपने पिता से कॉल करके अफसोस जताती है कि उसके माता पिता के तलाक के बाद से और बीच में उसकी माँ की मौत होने पर भी उसने कभी नानी से बात नहीं की और इतने सालों से कभी उनसे मिलने भी नहीं गई, और आज सुबह से 4 बार उसने उनका फ़ोन भी नहीं उठाया। रोसारियो के पिता मैं वहाँ जाकर सब संभाल लूँगा कहते हुए रोसारियो को अपार्टमेंट जाने से मना करते हैं, लेकिन रोसारियो जानती है कि खराब मौसम की वजह से उन्हें आने में देर हो जाएगी, इसलिए वह खुद भी वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। रोसारियो जब स्टेशन पहुँचती है तो बाहर जाते वक्त अचानक से उसके ईयरफोन्स में उसकी नानी की कांपती हुई आवाज़ आती है, जिसमें वह रोसारियो से माफ़ी मांग रही होती है, और तभी उसे पीछे एक कोने में एक बीमार सी औरत खड़ी दिखती है, जो अगले ही पल गायब भी हो जाती है। रोसारियो जल्दी वहां से निकलकर अपनी नानी के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे बिल्डिंग का मैनेजर मार्टी मिलता है। वह रोसारियो को उसकी नानी के अपार्टमेंट ले जाता है और वहां जलती हुई कैंडल्स को ये कहकर बुझा देता है कि उसने उन्हें थोड़ी देर पहले भी बुझाया था। रोसारियो उसकी नानी के लिए दुखी होती है। रोसारियो देखती है कि उसकी नानी की बॉडी अजीब तरह से काली पड़ चुकी होती है। उसे उनके हाथों में भी अजीबोगरीब निशान बने दिखते हैं। तभी उसे नीचे से एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, जो उसे देखे बिना वहां से चली जाती है, और इमरजेंसी सर्विस वाले भी उसे दूसरी एम्बुलेंस आने तक वहीं रुकने कहते हैं। रोसारियो समझ जाती है कि अब शायद उसे सारी रात उसकी नानी की बॉडी के साथ ही बितानी पड़ेगी, इसीलिए वह उसकी नानी की बॉडी को खींचकर उनके बेडरूम में ले जा लेती है। पर तभी उसे उनकी नाक से कीड़े निकलते हुए दिखते हैं। रोसारियो एक कपड़े से उन्हें साफ कर देती है, लेकिन उनमें से एक कीड़ा उसकी हथेली से उसके शरीर में घुस जाता है। रोसारियो बुरी तरह से डर जाती है और किसी तरह से उस कीड़े को अपने कान से निकाल लेती है। बाद में रोसारियो जब उसकी नानी की अलमारी देख रही होती है तो उसे अलमारी के अंदर एक जानवर की खोपड़ी और कुछ खून लगे कपड़े दिखते हैं, और उसे अलमारी के अंदर ही एक गुप्त दरवाज़ा भी दिखता है जिस पर ताला लगा होता है।
पर तभी बाहर दरवाजे पर उसकी नानी का पड़ोसी जो आ जाता है और रोसारियो से अपना एयर फ्रायर मांगने लगता है जो उसने कभी उसकी नानी को दिया था। वह अपना एयर फ्रायर ढूंढने अंदर भी आना चाहता है, लेकिन रोसारियो उसे खुद ढूंढ कर देने का वादा करके दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन जो उसके हाथ की चोट देख लेता है और उस पर बर्फ लगाने की सलाह देता है। और तभी रोसारियो देखती है कि उस कीड़े की वजह से उसके हाथ में भी उसकी नानी के शरीर जैसा निशान बन गया है। रोसारियो तेजी से उस पर पट्टी बांधने लगती है, पर तभी उसे अपनी नानी के पैरों पर एक नुकीली कांटेदार तार बंधी दिखती है और उसी तार में उसे एक चाबी भी मिलती है। रोसारियो समझ जाती है कि यह जरूर उस गुप्त दरवाजे की चाबी होगी, और जैसे ही वह उस चाबी से अलमारी के अंदर उस गुप्त दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है तो वहां एक डरावना सा गुप्त कमरा होता है जहां उसे कुछ डरावनी खोपड़ियां और बहुत सारी कीलें गड़ी हुई एक डॉल मिलती है जिस पर कोबाएंडे लिखा होता है। वहां उसे कुछ और चीजें भी मिलती हैं जिसमें उसके बचपन का एक फटा हुआ फोटो, उसके टूटे हुए दांत, बाल और उसका यूज किया हुआ टैम्पॉन भी शामिल होता है, जिसे देखकर रोसारियो को उल्टी हो जाती है। फिर वह वहां रखे खोपड़ियों और चाकुओं से भरे एक बर्तन को देखकर डर जाती है और हड़बड़ाहट में एक नुकीली चीज से उसके गाल में चोट भी लग जाती है। रोसारियो किसी तरह कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन अचानक सारी लाइट्स भी बंद चालू होने लगती हैं। रोसारियो समझ जाती है कि उसकी नानी जरूर कोई जादू टोना करने वाली औरत थी। डर के मारे रोसारियो अपार्टमेंट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारे शहर में कर्फ्यू लगा होता है, इसलिए सबवे में एक पुलिस वाला उसे घर वापस जाने के लिए कहकर उसके पीछे अपना डॉग लगा देता है और गेट पर डरावनी सी एंटिटी भी उसे मारकर रोक लेती है। फिर भी रोसारियो किसी तरह बचकर वापस अपार्टमेंट पहुंच जाती है। अब उसके पास यहाँ रुकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वह इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी नानी पालो मायोम्बे नामक एक रहस्यमयी धार्मिक परंपरा को फॉलो कर रही थी, जिसमें जानवरों और इंसानों की बलि देकर नगांगा नाम के एक लोहे के बर्तन के जरिए किसी पर भी जादू किया या श्राप दिया जा सकता है। और जब वह देखती है कि उसके हाथ का निशान भी उसी श्राप से संबंधित है तो रोसारियो को लगने लगता है कि उसकी नानी ने जरूर उस पर कोई भयानक श्राप डाल दिया है, क्योंकि जब उसके माता पिता के बीच तलाक हुआ था तो रोसारियो ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला लिया था। लेकिन रोसारियो के पिता उसे समझाते हैं कि उसकी नानी एक विच डॉक्टर थी और वो लोगों को ठीक करती थी, वह कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। पर उसके पिता के मना करने के बाद भी रोसारियो श्राप को खत्म करने के इरादे से वापस उस कमरे में जाती है और वहां रखे खोपड़ियों और चाकुओं से भरे नगांगा को खींचकर कमरे से बाहर लाने लगती है, लेकिन वह चैन से बंधा होने के कारण बाहर नहीं आ पा रहा होता है। और तभी कमरे के अंदर से एक डरावनी सी एंटिटी उसकी ओर आने लगती है। रोसारियो डर कर किसी तरह नगांगा को खींचकर बाहर ला लेती है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है और तेजी से उसकी नानी के सामान की तलाश करने लगती है। वहां उसे एक जादू टोने वाली किताब मिलती है जिसमें श्राप तोड़ने का तरीका लिखा होता है, जिसके अनुसार श्रापित इंसान और श्राप लगाने वाला इंसान दोनों के खून को नगांगा में डालने पर श्राप खत्म हो सकता है। रोसारियो जल्दी से एक चाकू लेकर अपनी उंगली में कट करके अपना खून नगांगा में डाल देती है, लेकिन जब वह अपनी नानी के हाथों में कट करती है तो उनके हाथों से खून निकल ही नहीं रहा होता है, इसलिए वह उनकी गर्दन पर कट करने लगती है। पर तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक कॉल आकर खुद ही उठ जाता है और फ़ोन पर उसकी नानी फिर से उससे माफ़ी मांगने लगती है। और तभी एक डरावनी एंटिटी उसकी माँ के रूप में वहाँ से निकलकर उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, मेरी मदद करो। लेकिन रोसारियो जल्दी से श्राप खत्म करने के लिए अपनी नानी के हाथ में चाकू घोंप देती है और इस बार उनके हाथ से खून निकलकर नगांगा में गिर जाता है। लेकिन फिर से फ़ोन पर उसकी नानी की आवाज़ आने लगती है। रोसारियो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर श्राप टूटा क्यों नहीं। अब वह एंटिटी भी आक्रामक होकर उसकी नानी की बॉडी के जरिए उस पर हमला करती है। रोसारियो डरकर बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन वहां भी बहुत सारे शैतानी हाथ उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं और वह एंटिटी फिर से उसकी माँ के रूप में बेड से पार होकर उसके ऊपर उल्टी कर देती है, जिसमें घिनौने से कीड़े भी होते हैं। रोसारियो कुछ समझ नहीं पा रही होती है, पर तभी जो फिर से दरवाजे पर आकर अपना एयर फ्रायर मांगने लगता है। रोसारियो उसे गुस्से में कहती है कि उसकी नानी मैक्सिकन थी और उनके पास कोई एयर फ्रायर नहीं होगा। लेकिन फिर जो से बातें करने पर उसे पता चलता है कि उसकी नानी वैसी नहीं थी जैसा वह उन्हें समझ रही है। वह हर दिन हर रात बस रोसारियो की सफलता के लिए ही प्रार्थना करती रहती थी। रोसारियो को अब समझ आने लगता है कि उसकी नानी ने उसे कोई श्राप नहीं डाला है, बल्कि उस किताब में लिखे अनुसार
उन्होंने उसकी सफलता के लिए कोबाएंडे नाम की एक बुरी शक्ति से सौदा किया है। और कोबाएंडे की डॉल में बंधे लेटर से उसे पता चलता है कि जिसके लिए प्रार्थना की गई है उसके सपने पूरे हो जाने के बाद कोबाएंडे उसे लेने आएगा, लेकिन वह पास्ट में अनदेखा की गई किसी आत्मा के रूप में आएगा और उस इंसान को परेशान करके सूरज निकलने से पहले मार देगा। अब रोसारियो कैसे भी उस सौदे को खत्म करने की ठान कर वापस किताब देखने लगती है। वहां लिखा होता है कि सौदा खत्म हो सकता है यदि सौदा करने वाला अपना खून नगांगा में बहा दे और अपनी आत्मा को कोबाएंडे को समर्पित कर दे। लेकिन उसकी नानी तो पहले ही मर चुकी होती है, इसलिए रोसारियो खुद उसकी नानी के कपड़े पहन लेती है और उनके कुछ बाल और खून से सना चाकू अपने हाथों में रख लेती है ताकि वह कोबाएंडे को भ्रमित कर सके। लेकिन तभी नीचे एम्बुलेंस आ जाती है और वे लोग उसकी नानी की डेड बॉडी न ले जा सकें। इसलिए रोसारियो जल्दी से सारी मोमबत्तियां बुझाकर अपनी नानी को उस गुप्त कमरे में खींचकर उनके साथ वहीं छुप जाती है। कमरे के अंदर वही एंटिटी रोसारियो की मां के रूप में उसके पास आकर उसे डराने लगती है। फिर भी रोसारियो किसी तरह खुद को शांत रखती है और मेडिक्स की टीम उसकी नानी की बॉडी को वहां ना पाकर वापस चली जाती है। लेकिन उनके जाते ही उसकी नानी की बॉडी भी अचानक से गायब हो जाती है और ढूंढने पर वह एक छत पर चिपकी मिलती है। रोसारियो किसी तरह उन्हें वापस नीचे गिराती है और वापस अपने काम में लगकर मंत्र पढ़ने लगती है। पर तभी उसकी नानी के मुंह से एक डरावना सा हाथ बाहर निकलकर वापस अंदर चला जाता है। रोसारियो बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन फिर वही हाथ उसे मारकर दीवार पर पटक देता है और रोसारियो जब होश में आती है तो अचानक सारे घर की लाइट वापस आ जाती है और रोसारियो देखती है कि उसकी माँ एलेना उसके पास आ रही है, जैसे वह कभी बीमार हुई ही ना हो। रोसारियो उनसे माफी मांगने लगती है कि उसने उन्हें और नानी को अकेला छोड़ दिया और जब वह बीमार होकर मर गई तब भी वह नहीं आई। लेकिन उसकी माँ भी उससे कहती है कि उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना है। दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। लेकिन उसके बाद रोसारियो की माँ उसकी आंखें बंद करवाती हैं और अचानक से कोबाएंडे में बदलने लगती है और उससे कहती है कि तुम एक स्वार्थी लड़की हो जिसने स्वार्थवश अपनी माँ और नानी दोनों को छोड़ दिया। तुमने अपनी माँ के सारे सेक्रीफाइस भी भुला दिए। फिर कोबाएंडे उसे एक विजन के जरिए उसकी माँ के सेक्रीफाइस दिखाता है कि कैसे उसके माता पिता और नानी बॉर्डर पार करके अमेरिका आए थे, जिसमें उसके पिता और नानी तो आसानी से पार कर गए, लेकिन उसकी माँ को प्रेग्नेंट होते हुए भी कई दिन कड़ाके की ठंड में संघर्ष करना पड़ा। रोसारियो को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है, लेकिन वह जानती है कि यह उसकी माँ नहीं है बल्कि कोबाएंडे है जो उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ ने ये सारे सेक्रीफाइस इसलिए किए क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। रोसारियो अब अपनी जान बचाने के लिए किताब से आखिरी मंत्र पढ़कर किसी तरह कोबाएंडे को उसकी नानी की लाश में ही कैद कर देती है और खुद भी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसके पिता भी अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं और मेडिक्स की टीम भी वहां आकर उसकी नानी की लाश को ले जाती है। पर इस हादसे से रोसारियो के मन में उसकी नानी और माँ के लिए भी इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन कहानी में यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। रोसारियो को पुराने फैमिली एल्बम में उसके माता पिता की एक फ़ोटो मिलती है जिसमें उसके पिता के हाथ में खून बह रहा होता है। रोसारियो हैरान होकर अपने पिता को ढूंढने लगती है और उन्हें उसकी नानी के उसी गुप्त कमरे में मंत्र पढ़ते हुए पाती है। रोसारियो समझ जाती है कि कोबाएंडे से सौदा उसकी नानी ने नहीं बल्कि उसके पिता ने किया था। रोसारियो के पिता उसे बताते हैं कि उसकी कम्युनियन पार्टी के दिन उन्होंने महसूस किया कि वो कभी भी अपनी बेटी को वो सब नहीं दे पाएंगे जो वह डिजर्व करती है, और वह जानते थे कि उसकी नानी पालो को फॉलो करती है। इसलिए उन्होंने चुपचाप उसकी नानी के गुप्त कमरे में जाकर कोबाएंडे से सौदा कर लिया ताकि रोसारियो की जिंदगी समृद्ध हो सके। लेकिन उसकी नानी ने उन्हें देख लिया और तब से वह रोज अपने खून की बलि देती रही ताकि कोबाएंडे रोसारियो को नुकसान न पहुंचा सके। रोसारियो को अब यह भी समझ आ जाता है कि इसी वजह से जब उसने नानी और अपना खून नगांगा में डाला था तब सौदा खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अब जब उसकी नानी नहीं रही, उसके पिता सोचते हैं कि अब वह खुद अपने खून की बलि देते रहेंगे ताकि रोसारियो की रक्षा हो सके। पर रोसारियो जानती है कि सौदा करने वाले का खून नगांगा में पड़ते ही उस इंसान की आत्मा और शरीर दोनों कोबाएंडे को समर्पित हो जाएंगे। लेकिन वह अपने पिता को रोक पाती उससे पहले ही वह अपना खून नगांगा में टपका देते हैं और कोबाएंडे उन्हें पूरी तरह अपने वश में कर लेता है और उसके वश में आकर रोसारियो के पिता उस पर हमला कर देते हैं और उसे गैस पर जलाकर मारने की कोशिश करते हैं।
तभी जो वहाँ आकर एयर फ्रायर से उसके पिता पर हमला करके रोसारियो को बचाने की कोशिश करता है, पर रोसारियो के पिता उसकी गर्दन मोड़कर उसे ही मार देते हैं। लेकिन रोसारियो भी मौका देखकर अपने पिता की गर्दन में चाकू घोंप देती है, लेकिन इसमें कुबाएंडे के साथ उसके पिता की भी मौत हो जाती है। इस घटना के 6 महीने बाद रोसारियो अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट जाती है। अपने ऑफिस में अब वह एक फैमिली फोटो भी रखती है, जिसके सामने वह अपने परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन तभी उसे अचानक तेज खांसी होने लगती है, इतनी तेज खांसी कि फैमिली फोटो का शीशा टूट जाता है और फिर उसके मुंह से वही डरावना हाथ बाहर निकलने लगता है। इसका मतलब यह है कि रोसारियो ने जिस बुरी शक्ति का सामना किया था वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।